अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज का हमारा लेक्चर है फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शंस। ऐसे फैक्टर्स हमने डिस्कस करने हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफ़ेक्ट करते हैं। उसमें जो फर्स्ट है वो हमारे पास क्या है, पहले हम हेडिंग ले लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। उसमें जो फर्स्ट है वो हमारे पास क्या है, फर्स्ट हमारे पास है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। कि जो नेचर ऑफ रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की जो नेचर है वो कैसे इफेक्ट करती है रेट ऑफ रिएक्शंस को। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। फर्स्टली हमारे पास क्या है, फर्स्टली हमारे पास जैसे कि आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स। जैसे कि आयनिक कंपाउंड्स हम डिस्कस कर रहे हैं तो इसकी एग्जांपल डिस्कस करते हैं। NaCl सोडियम क्लोराइड रिएक्ट करता है सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारे पास कन्वर्ट होता है सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। अब जो ये रिएक्शन हुआ है, ये रिएक्शन बहुत ही फास्ट हुआ है। ठीक है, 10⁻³ या 6 सेकेंड्स में रिएक्शन हुआ है। इतना फास्ट रिएक्शन हुआ है कि इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। सेकेंडली, दूसरे नंबर हमारे पास है कोवलेंट कंपाउंड्स। कोवलेंट कंपाउंड्स, उसमें रिएक्शन हमारे पास क्या है, जैसे कि नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, इनके दरमियान रिएक्शन हुआ तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, हमारे पास कन्वर्ट हो गया 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल में। इसमें क्या हुआ, इसमें पहले नाइट्रोजन का जो ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन का ये आपस में टूटा, और इसी तरह हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का डबल बॉन्ड आपस में टूटा। ये टूट के फिर हमारे पास अमोनिया के ये 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुए। ठीक है, इसमें हमारे पास फाइनाइट टाइम लगा, कुछ टाइम को हम जज कर सकते हैं और इसका रेट ऑफ रिएक्शन भी हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह एक तीसरी बात और डिस्कस करें, जैसे कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस रिएक्टेंट्स होते हैं। होमोजीनियस ऐसे रिएक्टेंट होते हैं जो सेम एटम से मिलकर बने होते हैं, सेम एटम सेम साइज उनका होता है। ठीक है, गैस होंगे तो दोनों ही एटम जो कंपाउंड होंगे हमारे पास रिएक्टेंट होंगे या कंपाउंड होंगे वो गैस में होंगे। अगर सॉलिड की बात करें तो दोनों सॉलिड में होंगे, अगर लिक्विड की बात करें तो दोनों ही हमारे पास लिक्विड में होंगे। होमोजीनियस रिएक्टेंट हो सकते हैं हमारे पास, इसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा है देन हेट्रोजीनियस रिएक्टेंट। थर्डली हम बात कर लेते हैं, जैसे कि रेट ऑफ रिएक्शन है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट के। जितनी हमारे पास प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी होगी उतना ही हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। और जो स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट के। जितनी रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी कम होगी उतनी प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, या जितनी प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी कम है उतनी स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट वो हमारे पास ज़्यादा होगी। ठीक है, अब हम इसका क्या करते हैं, एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं नेचर ऑफ रिएक्टेंट की। वो हमारे पास है क्या है, जैसे कि हमारे पास है CH3COOH। ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हुआ, ये हमारे पास कन्वर्ट हुआ जब डिसोसिएट हुआ तो हमारे पास किस में कन्वर्ट होगा, CH3COO नेगेटिव प्लस हाइड्रोजन पॉजिटिव। इसी तरह एक और CH3। अब हमें बताना है कि इन दोनों में से किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। CH3COO नहीं, वो तो हमने डिस्कस कर लिया। एक और HC डबल बॉन्ड OH, ये हमारे पास कन्वर्ट हुआ किस में, जब डिसोसिएट हुआ तो HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। अब देखें हमारे पास मिथाइल ग्रुप क्या है, मिथाइल ग्रुप हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। देखें COO नेगेटिव जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमें दिया हुआ है यहाँ पे, इस पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है। जब ये मिथाइल ग्रुप, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये जब इलेक्ट्रॉन अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो क्या होगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और ज़्यादा बढ़ जाएगा तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें इसने तो हाइड्रोजन क्या है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो नहीं है ना। ठीक है, ये इसको इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा बल्कि ये तो खुद इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इसके पास पहले एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो ये क्या है, तो इसकी जो इस पे ऑक्सीजन एक ही नेगेटिव चार्ज है, जबकि इस पे नेगेटिविटी क्या है वो बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है, क्योंकि जो मिथाइल ग्रुप था वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप था, उसने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, इस ग्रुप को दे दिया, इसकी वजह से इसकी नेगेटिविटी बढ़ गई, तो जिसकी वजह से ये क्या हो गया, ये अनस्टेबल हो गया। तो स्टेबिलिटी हमारे पास इस ग्रुप की क्या है, ये ज़्यादा है, इसकी स्टेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है इसकी निस्बत। अब इसका हम सेकंड फैक्टर डिस्कस करते हैं। सेकंड फैक्टर में हमारे पास क्या है, सेकंड फैक्टर में हमारे पास है फिजिकल स्टेट ऑफ
रिएक्टेंट। अब पहले हमने क्या डिस्कस किया, पहले हमने डिस्कस की नेचर ऑफ रिएक्टेंट। अब हम डिस्कस करेंगे फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, कि किस तरह रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट जो है वो इफेक्ट करती है किस पे, रेट ऑफ रिएक्शन पे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम गैस। गैस गैस जो है, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो है मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होती है, क्योंकि गैस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो इंडिविजुअल जिसमें पार्टिकल्स मौजूद होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। तो सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन गैस का, उसके बाद लिक्विड का, और लिक्विड के बाद सॉलिड का। देखें अब यहाँ पे हम कंटेनर ले लेते हैं, अगर ये गैस के लिए, ये लिक्विड के लिए, और ये सॉलिड के लिए। गैस के लिए क्या, एक पार्टिकल यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, जबकि लिक्विड में एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक है। और जबकि सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, ठीक है। जितनी इलेक्ट्रॉन की मोशन या पार्टिकल की मोशन जितनी ज़्यादा होगी, उतनी ही क्या होगा, उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। तो इस तरह सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन किसका, गैस का, उसके बाद लिक्विड का, और इसके बाद सॉलिड का। अब इसका थर्ड फैक्टर डिस्कस करते हैं। थर्ड फैक्टर हमारे पास क्या है, थर्ड फैक्टर डिस्कस करते हैं सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। ये किस तरह सरफेस एरिया जो है रिएक्टेंट का वो इफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, जितना ज़्यादा हमारे पास सरफेस एरिया होगा उतना ही हमारा रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा हमारे पास क्या होगा, उतना ही ज़्यादा हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन होगा। जैसे कि हमारे पास है पाउडर टैबलेट, टैबलेट मौजूद है, वो पाउडर फॉर्म है। अगर हमने उससे, अगर उस टैबलेट को हमने वाटर में सॉल्युबल करना हो तो क्या होगा, जो पाउडर टैबलेट है वो जल्दी सॉल्युबल होगी बनिस्बत जो हमारे पास वैसे ही इस फॉर्म में मौजूद है। जो पाउडर फॉर्म में है ना, वो क्या होगी, वो इजिली सॉल्युबल हो जाएगी, ठीक है। जितना ज़्यादा हमारे पास सरफेस एरिया होगा रिएक्टेंट का, उतना ही ज़्यादा उसका क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगा। अब आता है हम कैटालिस्ट पे। कैटालिस्ट कैसा फैक्टर है जो कि रिएक्शन रेट को कैसे इफेक्ट करता है, वो हमें डिस्कस करना है। अब हमारे पास कौन सा फैक्टर, चौथे नंबर वाला, फोर्थ, क्या है, कैटालिस्ट। कैटालिस्ट है, कैटालिस्ट क्या है, कैटालिस्ट ये है, ये स्पीड अप करता है किसको, केमिकल रिएक्शन को, विच स्पीड अप करता है, या स्पीड केमिकल रिएक्शन की क्या करता है, डाउन करता है। कौन, कैटालिस्ट, विच स्पीड अप और डाउन द केमिकल रिएक्शंस। ये क्या करता है, दूसरे नंबर पे करता है लोअर, ये एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, कम करता है। लोअर एक्टिवेशन एनर्जी विच, जो कि हमारे पास क्या है, विच इज मिनिमम नीडेड फॉर रिएक्शन टू हैपन, ठीक है। रिएक्शन हैपन होने के लिए, रिएक्शन को हम, जो हमारे पास रिएक्शन होता है ना, उसके लिए क्या होता है कि एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो हमारे पास क्या होती है, वो मिनिमम होनी चाहिए, जो कि रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए ज़रूरी होती है। जैसे कि हम एक ग्राफ से समझते हैं, ये देखिए हमने एक ग्राफ बनाया एनर्जी, ठीक है, एनर्जी के लिहाज से विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। यहाँ पे क्या, यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट है और यहाँ पे हमारे पास है प्रोडक्ट। अब ये रिएक्टेंट डायरेक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, बल्कि ये एक स्टेट से गुजरेगा, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट है। और यहाँ पे जो एक्टिवेशन एनर्जी है और यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी जो है, एक्टिवेशन एनर्जी हमारे पास मौजूद है, बट क्या है, विदाउट कैटालिस्ट के बगैर, विदाउट कैटालिस्ट, ठीक है। अब जब रिएक्टेंट नीचे, अब वो ऊपर थोड़ी स्पेस ज़्यादा होगी ना, तब जब रिएक्टेंट इधर वाली साइड से ऐसे यहाँ तक पहुँचेगा तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी भी कम होगी। एक्टिवेशन एनर्जी इसकी लो है, बट क्या है, इसमें कैटलिस्ट भी है। कैटलिस्ट क्या करता है, स्पीड अप करता है ना रिएक्शन को विद कैटलिस्ट। कैटलिस्ट भी साथ हो तो एक्टिवेशन एनर्जी इसकी कम है, तो ये इजीली क्या, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो गया हमारे पास, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है। अब इसका लास्ट फैक्टर हम डिस्कस करते हैं, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास लास्ट नहीं मीन के सेकंड लास्ट हमारे पास क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर, जितना ज़्यादा हमारे पास टेम्परेचर होगा उतना ही ज़्यादा हमारे पास क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगा।
क्योंकि जब जितना सा हमारे पास टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से जो पार्टिकल्स की, ये देखिए हमारे पास सपोज कर लें हमारे पास क्या एक सिस्टम है, ठीक है, इसमें पार्टिकल मौजूद हैं। अब जितना हम ये टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, मोशन ऑफ पार्टिकल वो हमारे पास क्या होगी, वो भी इंक्रीज़ होगी। जब मोशन ऑफ पार्टिकल इंक्रीज़ होगी तो क्या होगी, जो उनमें जो कोलिजन है ना, मतलब वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। जब वो इंक्रीज़ होगी तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास इंक्रीज़ होगा। अब जो लास्ट फैक्टर है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो इफ़ेक्ट करती है रेट ऑफ रिएक्शन पे। क्या है लास्ट फैक्टर, फिफ्थ जो लास्ट फैक्टर है वो क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब देखें, जितनी ज़्यादा हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगी, किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी, उतना ही ज़्यादा हमारे पास क्या होगा, उतना ही ज़्यादा हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन होगा। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं कि डाइल्यूट एसिड रिएक्ट स्लोली विद मेटल्स, ठीक है। जो हमारे पास डाइल्यूट एसिड होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो हमारे पास मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं स्लोली। एग्जांपल क्या है, डाइल्यूट एसिड रिएक्ट किसके साथ करते हैं, मेटल के साथ, स्लोली करते हैं, क्या करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ। जबकि हमारे पास जो हमारे पास कंसंट्रेटेड एसिड होते हैं ना, कंसंट्रेटेड एसिड, वो भी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, बट क्या, फास्ट करते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे एंड होता है। कल मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कल मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।